Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is me Asif Awan, your biology teacher. Students, as we are discussing the development and aging chapter, and in the development we studied that a zygote undergoes some positive changes. जो zygote है उसमें positive changes आती हैं, वो embryo में develop होता है. Embryo then develops into a fetus और उसके बाद जो है child birth होती है after 9 months on an average. Nowadays students 9 months के बाद जो child है उसकी जो body है, उसके जो organs हैं, उसके जो system है, वो ग्रोथ स्टार्ट करता है और एडल्टहुड तक पहुंचता है, बलूगत तक पहुंचता है. देन उसके बाद जितनी भी बॉडी फंक्शंस हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने टिश्यूज हैं, जितने सिस्टम्स हैं, वो तमाम के तमाम मजीद स्ट्रांग होना शुरू हो जाते हैं और एक स्टेज आती है जिसके बाद एक इंसान के तमाम बॉडी फंक्शंस वक्त के साथ साथ कमजोर होना शुरू हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट इज व्हाट, दैट इज द डेथ. डियर स्टूडेंट्स, इस दुनिया में जो कुछ भी हयात है, जो चीजें जिंदा है, उनके लिए मौत है. और एक इंसानी जिस्म जो है जिसके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स हैं, वो भी वक्त के साथ साथ एक खास उम्र के बाद जो है कमजोर होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है, वो डेथ होती है. सो डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो कि एक इंसानी जिस्म को स्ट्रेंथ से वीकनेस की तरफ ले जाती हैं और अल्टीमेटली डेथ होती है? सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज द एजिंग. ये स्टूडेंट्स, जो एजिंग है ये एक्चुअली फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं एक ह्यूमन बॉडी में या किसी भी जानदार में, लाइक मल्टी सेलुलर एनिमल्स जितने भी हैं, इवन जो प्लांट्स हैं वो भी एजड होते जाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ. उनकी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो एक्चुअली नेगेटिव तरीके से आगे बढ़ती हैं. सो ये जो नेगेटिव चेंज है जो कि वक्त के साथ साथ आगे बढ़ रही हैं, इनको हम प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस बोलते हैं. लेकिन याद ये रखना है कि ये चेंजेस एक्चुअली क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं. अगर जो चेंजेस हैं वो पॉजिटिव होंगी देन इट विल बी कॉल्ड एज डेवलपमेंट. सो एजिंग डेवलपमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट है. और ये जो प्रोग्रेसिव वक्त के साथ साथ बढ़ने वाले जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, जिसमें ऑर्गन्स की और सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है, उनकी जो काम करने की सलाहियत है, वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव तरीके से कम होती जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एज. क्योंकि उम्र जो जो बढ़ती है, सो बॉडी फंक्शंस जो है वो वीक होते जाते हैं. कौन कौन से बॉडी फंक्शंस वीक हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल जो मेमोरी है वो कमजोर होती है, विगर जिसको चुस्ती कहा जाता है वो कमजोर होना शुरू होता है. साथ में जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं वो भी इंसान की बदलती है. जो स्किन है उसमें रिंकल्स आती हैं. मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में जो है, चाहे ह्यूमन हो या इसके अलावा और मैमल्स हो, कोई भी लिविंग मल्टी सेलुलर फीमेल होगी, सो उसके जो प्राइमेट्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑब्वियसली क्या होगा, कमजोर होता जाएगा. साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपने चेंजेस पढ़ी, मेमोरी, विगर, स्लीपिंग, स्किन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये उन चेंजेस में से, बहुत सारी चेंजेस में से कुछ चेंजेस हैं जो कि फिजियोलॉजिकल तरीके से आपको नजर भी आती हैं कि वक्त के साथ साथ मेमोरी, स्लीपिंग, स्किन, मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज हो रहे हैं. लेकिन विद इन द बॉडी मॉलिक्यूलर लेवल पे भी चेंजेस आती हैं. लाइक हमारा जो डीएनए रिपेयर सिस्टम है वो इंतहाई कमजोर होना शुरू हो जाता है. और इवन ये भी देखा गया है कि जो एजिंग है, जो ये नेगेटिव चेंजेस है, वो एक्चुअली होती किस चीज की वजह से है कि जब हमारे पास कोई भी एक क्रोमोसोम जो है, जो कि बना है फ्रॉम डीएनए प्लस प्रोटीन्स, जब ये रेप्लिकेट करेगा और इससे डॉटर क्रोमोसोम्स बनेंगे, सो विद इंक्रीजिंग एज व्हाट हैपेंस कि फुली तरीके से जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं होता और जो टीलोमेयर्स हैं वो वक्त के साथ साथ खत्म होती जाती हैं, मतलब उनकी रेप्लिकेशन नहीं होती. और एक स्टेज आती है कि जब क्रोमोसोम में ये जो आपके पास टीलोमेयर्स डैमेज होते जा रहे हैं, जीन्स आपके पास इफेक्ट हो जाती हैं और उन जीन्स की वजह से जो फंक्शंस हैं वो ऑल्टर कर जाते हैं और इंसान इवन डेथ की तरफ भी जा सकता है. साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, जब हमारे पास डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनेगा और मैसेंजर आरएनए में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सो उसको रिपेयर भी किया जा सकता है. सो डीएनए की जो रिपेयर है, जो प्रोटीन सिंथेसिस है, वो भी चेंज होती है नेगेटिवली. साथ में जो मेटाबॉलिज्म है, जितनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, लाइक ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, यूरिया साइकिल है, ये तमाम की तमाम नेगेटिवली अफेक्ट होती हैं, जिसकी वजह से जो विगर है, चुस्ती इंसान में नहीं रहती
और बहुत सारे वेस्ट मटेरियल या ऐसे कॉजिंग एजेंट्स बनते हैं जो कि इंसान की सेहत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। साथ में जो डाइजेशन है वो भी इफेक्ट होती है, यूरिनेशन जो है वो भी इफेक्ट होगा, मतलब ड्रिबलिंग होगी, इनकॉन्टिनेंस होगी, जो बूढ़े लोग हैं वो अपने पेशाब को रोक नहीं सकते, सो इस किस्म की नेगेटिव चेंजेस आएंगी। और जो बोन्स हैं वो भी वीक होती जाती हैं, जिसमें ओस्टियोपोरोसिस आती है, जो हड्डियां हैं वो वक्त के साथ साथ कमजोर होना शुरू होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम की तमाम जो नेगेटिव चेंजेस हैं ये प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ती जाती हैं और इस प्रोसेस को हम एजिंग, बुढ़ापा बोलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस पे जाते हैं। सो एजिंग जो है, जो ये नेगेटिव चेंजेस हैं, इनको आप कैरेक्टराइज कैसे करेंगे कि एक्चुअली हमारे पास होता क्या है, दैट डीजेनरेशन होती है, खराबी होती है, डीजेनरेशन होती है ऑर्गन्स की, सिस्टम की और उसके साथ साथ टिश्यूज की, विद व्हाट, विद कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ फंक्शनल रिजर्व्स, जो हमारी बॉडी की फंक्शनल कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। सो इसके नतीजे में इंसान बुढ़ापे का शिकार होता है। ना उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, बुढ़ापे में अगर फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो आ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जो चैलेंजेस हमारी बॉडी रिसीव करती है उनकी सलाहियत भी कम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कैसे कि अगर इम्यून सिस्टम की बात करें, सो इम्यून सिस्टम जो है वो एजिंग के साथ कमजोर होता चला जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट वी कैन से कि जो एजिंग है वो इंपेयर करती है, वो बिगाड़ती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सलाहियत को, ताकि वो मुकाबला कर सके किसका, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस का। फॉर एग्जाम्पल एनेस्थीसिया है और सर्जरी है। लाइक आप लोगों ने सुना होगा कि भाई अगर एक इंसान की उम्र बहुत ज्यादा है सो उसकी सर्जरी डॉक्टर्स नहीं करते, बिकॉज सर्जरी में खतरा ये हो सकता है कि वो दोबारा से जिंदा, या हम कह सकते हैं दोबारा होश में ही ना आए, और सर्जरी के दौरान जो उस बूढ़े आदमी या औरत है, इट कैन लीड टू व्हाट, टू द डेथ। उसके साथ साथ एनेस्थीसिया है, ड्यूरिंग द सर्जरी एनेस्थीसिया दिया जाता है, नशा दिया जाता है, ताकि सर्जिकल प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म हो। सो विद द एजिंग, एनेस्थीसिया और सर्जरी को जो मुकाबला करना है हमारी बॉडी का वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। साथ में इम्यून सिस्टम भी वक्त के साथ साथ कमजोर होता जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक दूसरी बात आती है कि जब हम एजिंग की बात करते हैं, जो कि खास एज के बाद नेगेटिव चेंजेस आती हैं, सो देखा ये गया है, रिसर्च से ये पता चला है कि ये जो नेगेटिव चेंजेस हैं ये हर एक इंसान में सेम नहीं होती। किसी में जल्दी आती हैं, किसी में देर से आती हैं, लेकिन आती जरूर है। सो याद ये रखना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस है, नेगेटिवली एक बॉडी जो है कमजोरी की तरफ जा रही है, ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगी, लेकिन इनकी जो रफ्तार है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करती है। कोई इंसान जल्दी बूढ़ा होगा और कुछ जो है वो थोड़े से स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो बूढ़े होते जाएंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब हम रेट की बात कर रहे हैं कि किस रफ्तार से, सो हमारे पास रेट के लिहाज से दो किस्म की एजिंग आती है। एक को हम कह सकते हैं कि रेट की वजह से हमारे पास दो मेन ग्रुप्स आते हैं, एक को हम फिजियोलॉजिकल यंग बोलते हैं और दूसरों को हम फिजियोलॉजिकल ओल्ड बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो एजिंग है ये नेक्स्ट बोर्ड पे जाने से पहले हम इसको समराइज ऐसे करेंगे कि ये वो नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को लीड करती हैं किस चीज की तरफ, फंक्शनल डिसेबिलिटी की तरफ, ताकि जो बॉडी सिस्टम्स है, बॉडी ऑर्गन्स है, वो अच्छे तरीके से काम ना कर सके। सो डियर स्टूडेंट्स, याद ये रखना है कि ये जो एजिंग है ये तमाम इंसानों में एक ही रफ्तार से नहीं होती, कुछ में देर से और कुछ में बहुत जल्दी आती हैं। ना इसकी क्या वजूहात हैं कि क्यों कुछ लोग जो हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं और कुछ जो है वो थोड़े से टाइम ज्यादा लेते हैं, जो एवरेज हमारे पास एजिंग का स्पीड है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों के लिए हम जाते हैं टू द नेक्स्ट बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो फिजियोलॉजिकल यंग है वो एक्चुअली कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग हैं जो कि मेंटेन रखते हैं अपनी फंक्शनल कैपेसिटी को ज्यादा टाइम के लिए, जबकि फिजियोलॉजिकल ओल्ड जो है ये वो लोग होते हैं जिनकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो अर्ली एज में बहुत शुरू में ही डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पीड ऑफ एजिंग है, एजिंग की जो रफ्तार है वो पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकती है। नाउ सवाल ये पैदा होता है कि व्हाई कुछ लोग फिजियोलॉजिकल यंग होते हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल ओल्ड है, इसकी वजह क्या है? सो इसके हमारे पास डियर स्टूडेंट्स तीन मेन वजूहात हैं। जो फर्स्ट वजह है वो है आपके पास जेनेटिक, जो सेकंड है वो है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, और जो थर्ड है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एजिंग।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये तीन वो फैक्टर्स हैं जो कि कुछ लोगों को फिजियोलॉजिकल यंग रखते हैं और कुछ लोगों को फिजियोलॉजिकल ओल्ड कर देते हैं। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी में एजिंग की रफ्तार को स्लो रखते हैं और किसी इंसानों में, बाज इंसानों में जो रफ्तार है एजिंग की वो बहुत तेजी से होती है और अर्ली एज में ही फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं जो कि नेगेटिव हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं टू द जेनेटिक फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, ये देखा गया है कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, वो ट्विन्स जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेम होता है, सो अगर हमारे पास दो भाई ऐसे हैं जो कि जिनका डीएनए जो है वो जेनेटिक बैकग्राउंड जो है वो सेम है, अगर आप उनको डिफरेंट एनवायरमेंट्स में ले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक पे आप बहुत ज्यादा नेगेटिव एनवायरमेंटल फैक्टर्स देंगे और दूसरे को पॉजिटिव एक हेल्दी एनवायरमेंट देंगे, मॉडर्न मेडिसिन देंगे, सो देखेंगे आप ये कि जो डीएनए है वो तो सेम है, लेकिन जो एक भाई है जो कि नेगेटिव एनवायरमेंट में है, पोल्यूशन में है, सो वो जल्दी बूढ़ा होगा एज कंपेयर टू उस भाई के जो कि एक मॉडर्न हेल्दी एनवायरमेंट में है और मॉडर्न मेडिसिन भी यूज कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, जो जेनेटिक मटेरियल्स हैं उसमें एक्चुअली वो भी एजिंग को स्पीड या उसको तेज या स्लो कर सकती है। इसमें एक्चुअली जो जेनेटिक फैक्टर्स है उसमें क्या कुछ होगा, जो एंजाइम एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, एंडोक्राइन जो फंक्शनल है, एंडोक्राइनोलॉजी में जितने एंडोक्राइंस आते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, सो जितने भी एंडोक्राइंस है विद द एजिंग वो कम होते जाते हैं और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जेनेटिक फैक्टर्स हैं। साथ साथ में ओबेसिटी भी एक जेनेटिक रीजन है। कुछ लोग जो है वो खानदानी तौर पर मोटे होते हैं, सो उनमें जो एजिंग की स्पीड है वो बाकी लीन बॉडी मास वाले लोगों से बहुत कम, बहुत ज्यादा होती है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं जो कि एजिंग को तेज कर सकते हैं। दे आर व्हाट, दे आर दी स्मोकिंग, लाइक बैड पोल्यूशन भी हो सकती है, स्मोकिंग है, यूवी लाइट है, रेडिएशंस है, एयर पोल्यूशन है, प्लास्टिक है और साथ साथ में हैवी मेटल्स है। ये वो फैक्टर्स है जो कि कुछ लोगों को फिजियोलॉजिकल यंग और कुछ को फिजियोलॉजिकल ओल्ड रखते हैं। कैसे कि ये जो फैक्टर्स हैं ये एजिंग की स्पीड को इंक्रीज करेंगे। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है दैट इज व्हाट, दैट इज द सेकेंडरी एजिंग। सेकेंडरी एजिंग एक्चुअली वो नेगेटिव फिजियोलॉजिकल प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं जो कि एक इंसान में आती हैं और उसको बुढ़ापे की तरफ ले जाती हैं। लेकिन ये जो सेकेंडरी एजिंग है इसके लिए फैक्टर्स कौन से हैं? फैक्टर्स है आपके पास कैंसर, हेपेटाइटिस, बैक्टीरियल इंफेक्शंस, वायरल इंफेक्शंस, नो एक्सरसाइज एंड अदर फॉर्म्स ऑफ सेल डैमेज। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि सेकेंडरी एजिंग कॉज करते हैं। तो इसका मतलब अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा बीमार रहता है या उसको कोई क्रॉनिक डिसऑर्डर है, कैंसर है, हेपेटाइटिस सी है, तो उसकी वजह से जो उसके बॉडी फंक्शंस हैं वो बहुत तेजी से गिरते जाएंगे, सो एजिंग उस पे जल्दी आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट कि फिजियोलॉजिकल यंग और ओल्ड किस वजह से है, बिकॉज ऑफ दीज थ्री फैक्टर्स। इन फैक्टर्स में क्या कुछ शामिल है, एनवायरमेंटल में क्या कुछ शामिल है और सेकेंडरी एजिंग में क्या कुछ शामिल है। सो सवाल ये पैदा होता है कि आया हम अपनी बढ़ती उम्र को किसी तरीके से रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी जो रफ्तार है उसको स्लो कर सकते हैं। सो इट मींस दैट द कैंसर, द सेकेंडरी एजिंग एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, दे आर व्हाट, दे आर एक्चुअली प्रिवेंटेबल। सो आया क्या हम सेकेंडरी एजिंग और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो एजिंग है उसकी रफ्तार को स्लो कर सकते हैं? सो द आंसर इज व्हाट, दैट इज यस। नाउ कैसे कि अगर आपका लाइफस्टाइल जो है वो हेल्दी होगा, इफ यू आर यूजिंग मॉडर्न मेडिसिन, सो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि एजिंग की स्पीड को बहुत स्लो कर सकते हैं और ज्यादा उम्र में भी आप यंग नजर आएंगे। सो ऐसे लोगों को हम फिजियोलॉजिकल यंग बोलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या है? हेल्दी लाइफस्टाइल में आप खुद को स्मोकिंग से रोकें, यूवी लाइट से, एयर पोल्यूशन से रोकें, मास्क का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ प्लास्टिक है, हैवी मेटल्स है, मेजर जो कॉजिंग एजेंट आजकल के जमाने की हम बात करें सो वो आपके पास क्या है, दैट इज एयर पोल्यूशन जो कि स्मोकिंग है, साथ में हैवी मेटल्स है और उसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन। सो अगर इन दो चीजों को हम काफी हद तक कंट्रोल कर लें, सो जो एजिंग स्पीड है वो बहुत स्लो हो सकती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास जनरल ओवरव्यू अबाउट द एजिंग।
ना क्वेश्चन ये आता है कि अगर जो एजिंग है चाहे फिजियोलॉजिकल यंग है या फिजियोलॉजिकल ओल्ड है, उसमें साइंस और सिम्टम्स क्या होंगी? सो लेट्स मूव ऑन टू द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एजिंग। Nowadays students, जो साइंस एंड सिम्टम्स है, what they are, they develop gradually, ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती हैं, and the signs and symptoms of aging are what? They are very diverse. इसकी जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है। सो इसी वजह से we cannot diagnose aging, हम एजिंग को डायग्नोज नहीं कर सकते। सिर्फ साइंस और सिम्टम्स की बुनियाद पे आप कभी ये नहीं कहोगे कि कुछ फला लोग जो हैं वो बूढ़े हैं या कुछ जो हैं वो यंग हैं, बट कुछ ऐसी साइंस और सिम्टम्स हैं जो कि निशानदेही है बिल्कुल बुढ़ापे की तरफ। सो चूंकि इसकी सिम्टम्स काफी ज्यादा डाइवर्स है, सो एमसीक्यू के लिहाज से याद ये रखना है दैट एजिंग कैन नॉट बी डायग्नोज। बट जो जनरल आपके पास साइंस और सिम्टम्स है, उसमें नंबर 1 क्या है? ओवरऑल डिक्रीज इन एनर्जी एंड विगर। ओवरऑल जो बॉडी की एनर्जी है, उसकी जो चुस्ती है वो कम होती जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, कुछ हमारे पास लेजी लोग होते हैं जिनकी एनर्जी लेवल और विगर बहुत ज्यादा कम होता है, सो उनको हम बूढ़ा नहीं कह सकते। सो जनरल सिम्टम्स में हम बात करेंगे। सो जो एजिंग है उसमें क्या होता है कि चुस्ती खत्म होती है, एनर्जी खत्म होती है। जैसे आप अपने नाना नानी दादा दादी को देख सकते हैं, अगर वो फिजियोलॉजिकल यंग है देन दैट्स फाइन, अगर फिजियोलॉजिकल ओल्ड है सो उसमें ये सिम्टम्स बहुत ज्यादा आएंगी। साथ साथ में चेंजेस इन द स्लीपिंग पैटर्न, कि जो एजिंग है उसकी वजह से जो स्लीपिंग पैटर्न है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, नींद जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ डिक्रीज मेमोरी, याददाश्त कमजोर होती जाती है। स्किन चेंजेस, जो स्किन है उसमें कुछ चेंजेस आती हैं, कैसे? रिंकल्स उसमें बनती हैं, झुर्रियां बनती हैं। साथ में जो स्किन है उसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स आ सकते हैं, ब्राउन कलर के धब्बे, दाग या कह सकते हैं स्पॉट्स बनना शुरू हो जाती हैं। एंड लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, जो स्किन है उस वो इलास्टिक नहीं रहती। स्किन इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि अगर आप खुद को पिंच करेंगे, स्किन को ऊपर लाएंगे एंड देन यू विल रिलीज इट, सो स्किन जो है वो दोबारा नॉर्मल होगी। अगर वो उसी तरह रिंकल्ड रह जाती है, सो दिस इज द साइन ऑफ व्हाट? ऑफ एजिंग। उसके साथ साथ जो स्किन इलास्टिसिटी है उसके ताल्लुक वाटर लेवल्स के साथ भी है, सो उसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि ये जनरल एजिंग प्रोसेस है। हम कह सकते हैं कि आफ्टर 70 और 80 इयर्स ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाती हैं, बट उससे पहले कुछ लोगों में नहीं भी हो सकती। साथ साथ में हेयर लॉस जो है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। डिक्रीज्ड विजन एंड हेयरिंग, सुनने और देखने की सलाहियत कमजोर होती है। सेक्सुअली तौर पे जो बंदा है, जो इंसान है, वो डिसफंक्शन की तरफ जाता है, सेक्सुअली वो इतना फंक्शनल नहीं रहता। साथ में यूरिनरी प्रॉब्लम्स आती हैं, पेशाब करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, लाइक इनकॉन्टिनेंस है। जो बूढ़े लोग हैं वो अपने पेशाब को ज्यादातर, यूरिन को ज्यादा टाइम तक रोक नहीं सकते। उसके साथ साथ ड्रिबलिंग भी होती है, कतरे गिरते हैं। चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी, और पेशाब करने की जो फ्रीक्वेंसी है, दिन में इंसान कितनी बार करता है, वो भी चेंजेस उसमें आती हैं। साथ साथ में चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मैमल्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत चेंज होना शुरू हो जाते हैं। एंड एट द एज ऑफ 45 to 50 देयर इज मेनोपॉज। मेनोपॉज में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट स्टॉप्स। उसके साथ साथ एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो एब्डोमेन रीजन है, जो नाफ वाली रीजन है जिसको एब्डोमेन बोलते हैं, वहां पे ओबेसिटी होती है, मतलब फैट्स जमा होना शुरू हो जाते हैं और इंसान की वजन कम करने की जो एबिलिटी है वो भी कमजोर होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये है वो साइंस और सिम्टम्स जिससे आप किसी भी एजेड पर्सन का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन याद ये रखना है कि ये सिम्टम्स एक्चुअली कंफर्म्ड नहीं है। कुछ लोग फिजियोलॉजिकल यंग भी हो सकते हैं और कुछ लोग फिजियोलॉजिकल ओल्ड भी हो सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये जो चेंजेस हैं ये सिस्टम लेवल पे मजीद हम इस पे बात करेंगे कि सिस्टम लेवल पे क्या कुछ होता है और मॉलिक्यूलर या सेल लेवल पे कौन सी चेंजेस आती हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, सेल लेवल पे और सिस्टम लेवल पे एजिंग की वजह से कौन सी नेगेटिव चेंजेस आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव ऑन टू द सेल लेवल चेंजेस। सो सेल लेवल पे क्या होता है कि जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी के, वो नॉर्मल साइज से जो है थोड़े से लार्ज होना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, जो सेल की डिवीजन की एबिलिटी है, रेप्लिकेट करने की जो एबिलिटी है, माइटोसिस जो है वो भी बहुत कम होना शुरू हो जाता है।
और साथ साथ में जो सेल की रिपेयर है वो भी कमजोर होती है, क्योंकि सेल्स अगर डैमेज हो जाते हैं सो उनके अंदर रिपेयर मैकेनिज्म किसी हद तक मौजूद होता है, बट विद द एजिंग, विद द नेगेटिव प्रोग्रेसिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जो सेल की रिपेयर है वो भी कमजोर होती है। साथ में डियर स्टूडेंट्स जो डीएनए डैमेजेस है वो भी ज्यादा होते हैं सेल के लेवल पे, और डीएनए डैमेजेस को हम क्या बोल सकते हैं, दे कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, म्यूटेशंस। म्यूटेशंस जो है चेंजेस इन द डीएनए ज्यादा आना शुरू हो जाती है। साथ साथ में जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसमें भी चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंजाइम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एंजाइम्स की बात करें, सो एज यू नो कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर से, जिसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स मौजूद हैं। नाउ स्टूडेंट्स वो जो प्रोटीन्स हैं उनमें कुछ आपके पास एंजाइम्स होते हैं, सो उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें किस चीज की, ऑक्सीडेजेस की, उसके साथ साथ डिफरेंट आपके पास ट्रांसफेरेजेस हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। सो इसके नतीजे में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू द सेल मेम्ब्रेन वो भी कमजोर हो जाती हैं और उसमें भी नेगेटिव चेंजेस आती हैं। डियर स्टूडेंट्स उसके साथ साथ सेल के लेवल पे इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्लंपिंग होना शुरू हो जाते हैं। क्लंपिंग का मतलब कि एक दूसरे के साथ हम ऐसे कह सकते हैं जुड़ना शुरू हो जाते हैं, पश्तो में बोलते हैं रागुंशी, ठीक है। उसके साथ साथ जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी श्रिंकेज होती है, साइज उनके छोटे होना शुरू हो जाते हैं, और क्रोमोसोम्स जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर टूट भी सकता है, जिसकी वजह से जो लाइव सर्वाइविंग जीन्स हैं अगर वो डैमेज हो जाती हैं सो इट विल कॉज द डेथ। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी डिक्रीज होंगे। सो अगर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिक्रीज होंगे सो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस, नताइज क्या होंगे, दैट देयर विल बी लेस एटीपी एनर्जी लेवल, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स जो है इनके लेवल्स बहुत लो होंगे। लाइसोसोम्स जो है वो भी डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं, उनके नंबर बहुत कम हो जाते हैं। एंड एज यू नो कि जो लाइसोसोम है वो हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, और उसके साथ साथ फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटोसिस का मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल, साथ साथ में ब्रेकडाउन ऑफ पैथोजेंस जो है वो भी कम होगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइसोसोम्स हैं वो कम होते जाते हैं। साथ साथ में जो गोल्जी बॉडीज हैं इनका स्ट्रक्चर और इनके नंबर भी डिक्रीज होते हैं। सो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन कि गोल्जी बॉडीज जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के लिए, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर द रिलीज ऑफ हार्मोन्स। सो जो हार्मोन्स की सिक्रीशन है, एंडोक्राइन जो है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। एंड एज यू नो कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स कुछ एबिलिटीज भी डिस्टर्ब होंगी ह्यूमन की। टॉलरेंस ऑफ कोल्ड इज लेस, सर्दी को बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है वो भी कम हो जाती है। यही वजह है कि जो बूढ़े लोग हैं उनको सर्दी ज्यादा लगती है। साथ साथ में विद द एजिंग वेट जो है वो गेन होता जाता है, एब्डोमिनल ओबेसिटी आती है, जो नाफ वाली जगह वहां पे चर्बी होता जमा होना शुरू हो जाती है, और ओवरऑल जो वेट है वो इंक्रीज होता है। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स जो कोलेजन है और इलास्टीन जो प्रोटीन है वो भी डिक्रीज होती है। एंड एज यू नो कि जो कोलेजन है वो एक्चुअली क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रेंथ। सो इंसान की बॉडी की जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है वो भी कमजोर होती है, और साथ साथ में इलास्टीन जो है, जो कार्टिलेजेस है वो भी बहुत ज्यादा बुरी तरह से नेगेटिवली चेंज होती जाती है। सो इसके नतीजे में क्या होगा, जो बॉडी फंक्शंस है, जो फिजियोलॉजी है वो मुतासिर होगी। नाउ स्टूडेंट्स सिस्टम लेवल पे लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इस लेवल पे कौन सी नेगेटिव चेंजेस आएंगी। सो इसके लिए हम जाते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ स्टूडेंट्स एक इंसानी बॉडी में जो सिस्टम मौजूद है उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है। सो ये तमाम के तमाम सिस्टम जो है इनमें भी नेगेटिव चेंजेस आती हैं। सो सिस्टम लेवल पे क्या चेंज आएगा कि ऑल्टर टेस्ट होगी, जो इंसान है वो विद द इंक्रीजिंग एज उसके जो टेस्ट रिसेप्टर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, और जो खुराक होगी वो जायकेदार नहीं महसूस होगी उस बूढ़े आदमी को या औरत को। उसके साथ साथ जो स्टोमक एसिड है, एसिड में जो HCl सिक्रीट होती है उसकी सिक्रीशन कम होगी। सो अल्टीमेटली जो प्रोटीन्स की डाइजेशन है वो अफेक्ट होगी। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स जो ब्लड फ्लो है टू द लिवर, इट विल आल्सो गेट डिक्रीज। एंड एज यू नो कि जो लिवर है वो मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है, लाइक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वो इन्वॉल्व है, फैट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसके साथ साथ यूरिया साइकिल,
साथ साथ में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन भी लिवर करता है। सो जब लिवर को ब्लड फ्लो कम होगी सो ऑटोमेटिकली ये तमाम के तमाम फंक्शंस जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर होंगे। साथ साथ में जो सलाइवा है, जो थूक है, वो बहुत कम बनेगी। और इन तमाम ये जो चेंजेस आ रही हैं, हम कह सकते हैं कि ये चेंजेस कहां पे आ रही हैं? दे आर कमिंग इन व्हाट? इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, विद द इंक्रीजिंग एज ऑस्टियोपेनिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है। व्हाट इज ऑस्टियोपेनिया? कि हमारे पास जो फीमेल्स हैं उनमें 30 इयर्स और जो मेल हैं उनमें 40 इयर्स के बाद जो है हड्डियां जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। हड्डियों की मिनरलाइजेशन नहीं होती, मतलब सप्लाई ऑफ मिनरल जो है वो कॉन्टिन्यूस तरीके से अच्छे तरीके से नहीं होता। और ये ऑस्टियोपेनिया जब एक खतरनाक सूरत हाल तक पहुंच जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। सो इट मींस के सिस्टम लेवल पे स्केलेटल सिस्टम जो है उसमें कौन सी चेंजेस आएंगी कि स्केलेटल सिस्टम में इंसान ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जाएगा, जिसमें जो बोन्स हैं वो सही तरीके से मिनरलाइज नहीं होती। और ऑस्टियोपेनिया जब बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगी, खतरनाक हद तक पहुंचेगी, देन इट विल बी कॉल्ड एज ऑस्टियोपोरोसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगी? दैट लोअर प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स। और अगर 50% डिक्रीज हो जाती है न्यूरोट्रांसमीटर्स में तो इसकी वजह से डिमेंशिया होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो नर्वस सिस्टम है, एज यू नो कि नर्वस सिस्टम में आपके पास न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं और जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्चुअली नर्व इंपल्सेस को कैरी करते हैं। नाउ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को जो नर्व इंपल्स ट्रांसफर होती है वो साइनेप्स के जरिए होती है, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एसिटाइलकोलिन है, निकोटीन है, ये जब बहुत ही ज्यादा डिक्रीज्ड हद तक पहुंचेंगे, अगर इनमें 50% डिक्रीज आ जाती है तो इसकी वजह से क्या होगा? देयर विल बी डिमेंशिया। एंड व्हाट इज डिमेंशिया? डिमेंशिया मींस मेमोरी लॉस। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये तमाम एजेड लोगों में नहीं होती, कुछ में ये बहुत ही एक्सट्रीम हद तक पहुंच जाती है, जैसे कि आपके पास अल्जाइमर डिजीज है और अगर कोई इंसान ड्रग्स की यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैनबिस है, तो उसकी वजह से भी डिमेंशिया कॉज होगा। साथ साथ में डियर स्टूडेंट्स, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है, सो ये भी नेगेटिवली चेंज होगा। और इसमें क्या होता है कि जो हार्ट है उसका साइज जो है वो बहुत छोटा होना शुरू हो जाता है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं और साथ साथ में जो हार्ट है उसमें फैट्स जो है वो जमा होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आता है एंड अल्टीमेटली हार्ट अटैक कैन कॉज द डेथ ऑफ दैट पर्सन। डियर स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ सिस्टम लेवल पे सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या चेंज आता है? दैट देयर इज व्हाट? ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होगा। और ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजह क्या है? दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस, ATHEROSCLEROSIS, एथेरोस्क्लेरोसिस। एंड व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस एक्चुअली हमारे पास वो डिजीज है जिसकी कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जो ब्लड कैपिलरीज हैं, जो आर्टरीज हैं, उनकी इनर वॉल्स जो है वहां पे लो डेंसिटी लिपिड्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो विड्थ है, जो ओपनिंग है, जो ल्यूमेन है ब्लड कैपिलरीज की वो कम होगी। सो ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया जो है वो इनसाइड एरिया ऑफ द वेसल डिक्रीज होता है। साथ में डियर स्टूडेंट्स, जो एजिंग है उसकी वजह से इन्फेक्शन रेट जो है, इन्फेक्शंस जो है वो भी बहुत ज्यादा हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है। सो अगर इम्यून सिस्टम वीक होगा, नाउ स्टूडेंट्स, वीक इम्यून सिस्टम का मतलब कि हमारे पास जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होना शुरू होंगे। टी सेल्स और बी सेल्स की प्रोडक्शन कम होगी। मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बैसियोफिल्स जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का वो भी कमजोर हो गया एंड द पर्सन विल बी वल्नरेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस। सो डियर स्टूडेंट्स, जिंदगी मौत की अमानत है और बुढ़ापा एक इंसान को, एक किसी जानदार को मौत की तरफ ले जाता है। कैसे? कि फिजियोलॉजिकल नेगेटिव चेंजेस आती हैं सेल के लेवल पे भी, मॉलिक्यूल्स के लेवल पे भी और साथ साथ में सिस्टम के लेवल पे भी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो सिम्टम्स हैं एजिंग की वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। सो इस वजह से सिम्टम्स की बुनियाद पे हम कभी भी एजिंग को डायग्नोज नहीं कर सकते।
सो इन बातों के साथ आज के चैप्टर का हम इख्तिताम करते हैं। आपसे दूसरे चैप्टर में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।